प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी निबंध लेखन के अंतर्गत विवरणात्मक प्रकार के निबंधों का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने वर्णनात्मक प्रकार के निबंधों का अध्ययन किया था। तो विवरणात्मक प्रकार के निबंध कैसे लिखते हैं, आज उसी प्रारूप पे विचार करेंगे। निबंध लिखना एक कला है। निश्चित तौर पे हमारे विचारों की जो अभिव्यक्ति का माध्यम निबंध होते हैं। तो आज हम इस पे देखेंगे कि किस प्रकार विवरणात्मक निबंध लिखते हैं, उसके क्या प्रारूप होते हैं। अगर सही प्रारूपों का यदि हम अनुसरण करेंगे तो निश्चित है कि हम परीक्षा में निबंध को सही ढंग से लिख पाएंगे। तो आइए हम सभी इसके प्रारूपों पे विचार करते हैं। उसके पूर्व आप जानते हैं कि विवरणात्मक निबंध क्या होता है। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का, यानी कोई हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक कोई बिल्डिंग है, ताजमहल है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, हवा महल, ऐसे ऐतिहासिक अजंता, एलोरा, सब ऐतिहासिक धरोहर हैं। या कोई पौराणिक है जो मंदिर है या स्तूप है, या कोई ऐसी चीज़ें जो पौराणिक हों, या आकस्मिक घटना, कोई आपका अचानक घटने वाली घटना का वर्णन हो, ये विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, इसमें यात्रा भी आती है। घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का भी विवरण इसमें लिखा जाता है। यानी यहाँ स्पष्ट हो गया कि किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन जो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है, चाहे वह यात्रा हो, घटना हो, मैच हो, मेला हो, ऋतु हो, ये सब का वर्णन इसके अंतर्गत आता है। तो आइए एक प्रारूप के माध्यम से हम सभी यहाँ पे विवरणात्मक निबंध को अस्पष्टता जानने का प्रयास करेंगे। प्रारूप है, चूंकि यात्रा इसका विषय होता है, मेरी अविस्मरणीय यात्रा। संकेत बिंदु है प्रस्तावना, यात्रा की अविस्मरणीय बातें, यात्रा की तैयारी, अविस्मरणीय होने के कारण और उपसंहार। सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी निबंध में इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व होता है। तो प्रस्तावना से शुरुआत है। यहाँ पे मनुष्य आदिकाल से ही घुमंतु प्राणी रहा है। मनुष्य आज से नहीं, सर्वदा से घूमने की जिज्ञासा उसके अंदर रही है। एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यह घुमंतुपन उसके स्वभाव का अंग बन चुका है। आदिकाल में मनुष्य अपने भोजन और आश्रय की तलाश में भटकता था, क्योंकि भोजन हर जगह उपलब्ध नहीं रहता था। वो टोटली प्रकृति के द्वारा प्रदान भोजनों पे निर्भर करता था। इसलिए भोजन की तलाश में आप देखें आदि मानव भटकते रहते थे। तो बाद में अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अब उसे आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसलिए यात्रा करता है। इनके लिए अलावा यात्रा का एक और उद्देश्य है आजकल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन। कुछ लोग जॉब के लिए यात्रा करते हैं, नौकरी के लिए करते हैं, यानी अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ के मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि जगहों पे जाते हैं, क्योंकि उन्हें धन कमाना है। कुछ लोग यहीं पे जॉब करते हैं, उन्हें पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना है, केवल वो मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए जाते हैं। कुछ लोग समय समय पर इस तरह की यात्राएं करना अपने व्यवहार में शामिल कर चुके हैं। ऐसी एक यात्रा करने का अवसर मुझे अपने परिवार के साथ मिला था। दिल्ली से वैष्णो देवी तक की जो यात्रा थी, एक अविस्मरणीय बन गई। उसे आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। जो निबंधकार है वह कह रहा है कि ऐसी यात्रा थी जो अविस्मरणीय है, जिसको वह भूल नहीं पाता। ये तो प्रस्तावना में था, यानी यात्रा आदिकाल से है, ये कह के रोचकता, और मनुष्य घुमंतु प्राणी है, ये रोचकता को बढ़ाता है। और फिर अपनी एक यात्रा जो दिल्ली से लेकर वैष्णो देवी तक की थी, जो अविस्मरणीय है, जो न भूलने वाली है, उसका वर्णन यहाँ पे है। तो ये इंट्रोडक्शन था, प्रस्तावना था, जो आगे की कड़ी को जोड़ने के लिए हमारा उत्साह वर्धन करता है, हमारे अंदर उत्प्रेरणा उत्पन्न करता है। प्रस्तावना का यही गुण भी होता है कि आगे की कड़ियाँ
जोड़े रखें, हमारे मन में एक उत्साह बनाए रखें। यात्रा की कैसे तैयारी की थी? वैष्णो देवी की इस यात्रा के लिए मन में बड़ा उत्साह था। पहले ही तय कर लिया था कि इस बार दशहरे की छुट्टी में हमें वैष्णो देवी की यात्रा करना है। इसके लिए 2 महीना पहले ही आरक्षण करवा लिया था। आरक्षण मतलब रेलवे रिजर्वेशन, जिन्हें रिजर्व टिकट कहते हैं। क्योंकि अचानक और बिना प्लानिंग के आप यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा में सीट नहीं मिलते हैं, सामान कहीं और, आप कहीं और, बिल्कुल अव्यवस्था का शिकार होना पड़ता है। इस अव्यवस्था के शिकार से बचने के लिए हम कहीं भी यात्रा करें तो उसका आरक्षण जरूर करवा लें। तो लेखक ने, जो निबंध लेखक है, वो उसने भी आरक्षण करवा लिया था। इसके लिए 2 महीना पहले ही आरक्षण करवा लिया था। आरक्षण करवाते समय ये ध्यान रखा कि हमारी यात्रा दिल्ली से सवेरे हो सके ताकि दृश्यों का आनंद उठाया जा सके। क्योंकि उद्देश्य था घूमना, इसलिए सोच रहा था कि प्राकृतिक जो दृश्य, अगर रात में यात्रा करेगा तो उसे प्राकृतिक दृश्य दिखाई नहीं दे सकेंगे। इसलिए इस बात का उसने ख्याल किया था कि दिन में यात्रा हो ताकि प्राकृतिक दृश्यों को देख सके। रास्ते में खाने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ घर पे ही तैयार किए थे, क्योंकि बाहर का खरीदने खाना बिल्कुल वो यात्रा के दौरान तो अच्छा भी नहीं होता है। पता नहीं किस चीज़ या किस आयल का प्रयोग किया गया है, अच्छा नहीं है। तो घर पे ही तैयार था। चूँकि हमें सवेरे निकलना था, कुछ गर्म कपड़े के अलावा अन्य कपड़े, 2 पुस्तकें, पत्रिकाएं, टिकट के साथ पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, ये रेल यात्रा के दौरान मांगे जाते हैं, रख लिया। आदि 2-3 सूटकेस में यथास्थान रख लिया। शाम का खाना जल्दी खाकर अलार्म लगाकर सो गया ताकि सुबह उठ सकें और सही समय पे स्टेशन पहुंच सकें। क्योंकि ट्रेनें चलती हैं, अगर समय छूट जाएगा तो निश्चित तौर पे हमारा यात्रा बाधित होगा। यात्रा की क्या अविस्मरणीय बातें थी? दिल्ली से जम्मू और वैष्णो देवी की यात्रा एक नहीं, अनेक बातें जो है अविस्मरणीय बन गई। हम सभी लगभग 4 बजे नई दिल्ली से जम्मू जाने वाली ट्रेन में इंतजार में प्लेटफार्म 5 पे पहुंच गए। मैं सोचता था कि इतनी जल्दी प्लेटफार्म पे इक्का दुक्का लोग ही होंगे, पर मेरी यह धारणा गलत साबित हुई। प्लेटफार्म पे सैकड़ों लोग थे। हाकर और वेंडर, जो हाकर होते हैं या वेंडर, जो चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे बेचते हैं, वस्तुएं, समोसे, छोले, पूरियाँ, सब्जियाँ बनाने में व्यस्त थे। अखबार वाले अखबार बेच रहे थे, कूली ट्रेन से आने का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ लोग पुराने गत्ते जो है बिछाए चादर ओढ़कर नींद का आनंद ले रहे थे। गत्ते बिछाकर, चूँकि रेलवे स्टेशन पे लोग इंतज़ार करते हैं या रात में जा नहीं पाते हैं तो वहीं पे सोए हुए लोग आपको दिख जाते हैं। जो गत्ते होते हैं उसी पे सोए हुए लोग आज भी आपको नज़र आ सकते हैं। ट्रेन आने की घोषणा होते ही प्लेटफार्म पे हलचल मच गई। यात्री और कूली सजग हो उठे तथा वेंडरों ने अपना सामान उठा लिया। ट्रेन आते ही पहले चढ़ने के चक्कर में धक्का मुक्की होने लगी। 2-4 यात्री उस डिब्बे में से उतरकर चढ़ने वाले अधिक थे। हम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ भी नहीं पाए थे कि शोर उठा, जेब कट गई। अभी कुछ लोग बैठी नहीं, ट्रेन में आम बात है, ट्रेन के डिब्बों में कहीं कहीं लिखा भी रहता है जेब कतरों से सावधान। तभी अभी लोग बैठ भी नहीं पाए थे, तभी एक आवाज़ आई, जेब कट गई, यानी जेब कतरा ने किसी को शिकार बना लिया था। जिस यात्री की जेब कटी थी उसका पर्स और मोबाइल फ़ोन निकल चुका था। हमने अपनी अपनी जेबें चेक किया, सही सलामत था। आधे घंटे बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। 1 घंटे चलने के बाद बाहर का दृश्य खिड़की से साफ साफ नजर आने लगा। रेलवे लाइन के दोनों ओर दूर दूर तक धरती हरी चादर से बिछी थी, यानी देखने पे लग रहा था जैसे हरी कोमल चादर बिछा दी गई है। हरियाली का ऐसा नज़ारा
दिल्ली में दुर्लभ था। ऐसी हरियाली घंटे देखने के बाद आंखें तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, यानी सुंदरता इतनी अधिक थी कि टकटकी लगी हुई थी, उस पर निगाहें हटा नहीं पा रहे थे। हमारी ट्रेन आगे भागी जा रही थी और पेड़ पीछे की ओर। कभी कभी जब बगल वाली पटरी से कोई ट्रेन गुजरता तो लगता था कि पर्दे पे कोई ट्रेन गुजर रही है। ट्रेन में हमें नाश्ता और काफ़ी मिल गया। ट्रेन में नाश्ता और काफ़ी मिल गई। 10 बजे आसपास खेतों में चरती गाय, अन्य जानवर नजर आने लगे। उन्हें चराने वाले लड़के हमें देखकर हंसते और तालियां बजाते, हाथ हिलाते रहे थे। सब कुछ मस्तिष्क में मेमोरी कार्ड में अंकित होता जा रहा है। ये सारी घटनाएं, जो बच्चे गाय चरा रहे थे या जो है वो हमें हाथ हिला रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, सब जैसे मेमोरी कार्ड में चीज़ें अंकित होती हैं वैसे अंकित होती जा रही थी, फिट होती जा रही थी। लगभग 1 बजे ट्रेन में हमें खाना दिया गया। खाना स्वादिष्ट था। हमने भरपेट भोजन किया। जब नींद आने लगी तब सो गए। चक्की बैंक पहुंचने पर ही हमारी आंखें शोर सुनकर खुली। बगल वाली सीट से कोई सूटकेस चुराने की कोशिश कर रहा था पर पकड़ा गया। कुछ और लोग आगे बढ़ने पे पर्वतीय सौंदर्य देखकर आंखें तृप्त हो। कुछ और आगे बढ़ा तो पर्वतीय दृश्य अब शुरू हो गए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है। जम्मू पहुंचकर हम ट्रेन से उतर गए और बस से कटरा गए। कटरा से ही वैष्णो माता का जो यात्रा प्रारंभ होता है। सीधे रास्ते पे चलने का जो रोमांच हमें कभी नहीं भूलेगा। कटरा रात भर आराम करने के बाद हम सवेरे तैयार होकर पैदल वैष्णो यात्रा के लिए निकले और 2 बजे वैष्णो देवी पहुंच गए। अविस्मरणीय होने के कारण इस यात्रा के अविस्मरणीय होने के कारण मेरी पहली यात्रा, प्लेटफार्म का दृश्य, ट्रेन में चोरी, जेब काटने की घटना, ये सब चूँकि पहली यात्रा थी और इस तरह की घटनाएं सुनते थे, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला। प्राकृतिक दृश्य और पहाड़ों को निकट से देखकर नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद उठाना था। पहाड़ आकार में इतने बड़े होते हैं, ये देखकर जाना। पहाड़ी जलवायु और वहाँ के लोगों का परिश्रम पूर्ण जीवन का अनुभव मुझे याद रहेगा। निश्चित ये चीज़ें थीं जो काफ़ी रोमांच करने वाली थी। मैं उपसंहार है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि हरे भरे खेत इतने आकर्षक होंगे, ट्रेन की यात्रा इतनी एडवेंचर भरी होगी, इतनी आकर्षक होगी, रोमांचक होगी। पहाड़ी सौंदर्य, निश्चित तौर पे पहाड़ी क्षेत्र हमारे मन को लुभाने वाले होते हैं, तो निश्चित तौर पे पहाड़ी यात्राएं देखकर मन अभिभूत हो उठा। अब तो इसी प्रकार कोई यात्रा करने की उत्सुकता मन में बनी हुई है। इस यात्रा की यादें आज भी मुझे रोमांचित करती रहती हैं। लेकिन पहली यात्रा, निश्चित तौर पे हम कहीं अगर पहली बार किसी जगह पे गए हैं, उस जगह को हम भूल नहीं पाते हैं। पहली यात्रा निश्चित तौर पे अविस्मरणीय होती है। इस प्रकार इस निबंध में प्रस्तावना और यात्रा का इस तरह वृत्तांत आपने देखा, इस तरह एक प्रकार का विवरण था। यही विवरणात्मक है। जब भी आपको इस तरह के विवरण वाले कोई भी निबंध परीक्षा में पूछते हैं तो इस तरह आप विवरणों के साथ प्रस्तुत करेंगे। जैसे ही आप सही प्रारूप यानी विवरणों के साथ किसी यात्रा का, ऐतिहासिकता का या पौराणिक जगहों का वर्णन जब विवरणात्मक ढंग से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका निबंध का सही मूल्यांकन होगा, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार अब तक के 2 निबंधों पे हमने देखा कि पहला निबंध जो आपका था वर्णनात्मक और दूसरा था विवरणात्मक। वर्णनात्मक और विवरणात्मक एक प्रकार और है विचारात्मक, जिसका हम सभी नेक्स्ट भाग में देखेंगे। तो निश्चित तौर पे निबंध लिखना एक कला है और इस कला का उपयोग करके
अगर हम चीज़ों को सही प्रारूप के माध्यम में अगर लिखें, अगर वर्णनात्मक है तो वर्णन के दृष्टिकोण से, यानी किसी जगहों का वर्णन है, सजीव निर्जीव वस्तुओं का वर्णन उसमें आता है पहले प्रकार में। तो अगर हम व्यवस्थित ढंग से अगर वर्णन करें तो निश्चित तौर पे ये हम सही प्रक्रिया में लिखेंगे। अगर विवरणात्मक है तो विवरणों के साथ प्रस्तुत करें तो निबंध की एक शैली विशिष्ट होगी जिसमें हम सभी अच्छे निबंध को लिख पाएंगे। निबंध लिखना एक कला भी होता है जिसे आपने जाना, यानी चीज़ों को व्यवस्थित करना, चीज़ों को, तथ्यों को सटीक ढंग से जो है प्रस्तुत करना एक कला होता है। और निबंध में यही देखा जाता है कि आप वैचारिक कितने, क्योंकि निबंध को आप रट के कभी भी नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आपको वैचारिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, यानी आपके विचार से मजबूत होना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने आज विवरणात्मक प्रकार के निबंधों का अध्ययन किया। आशा है कि आपको निश्चित ही ये समझ में आया होगा और इस पे आधारित जितने भी निबंध पूछे जाएंगे आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। अगले निबंध के प्रकार, विचारात्मक निबंध के प्रकार में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।